हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका भारद्वाज फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी अवस्थाओं के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं पहले। प्लीज़ आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जीन पियाजे, इनके बारे में थोड़ा सा इनको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन सीटेट में तो कई बार इनसे यही पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कौन सी इन्होंने थ्योरी दी है। तो जीन पियाजे कहाँ थे? स्विट्जरलैंड के थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कोग्निटिव थ्योरी दी थी। इन्होंने अपने बच्चों और आसपास के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। इन्होंने अपने ही इनके खुद के 3 बच्चे थे, खुद के बच्चों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आसपास के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट दिया। हालांकि इनकी बहुत आलोचनाएं की गई, लेकिन फिर भी इनका सिद्धांत बहुत फेमस हुआ। इसी सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चों में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। एज के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे कि मतलब कंक्रीट बनाते हैं, मूर्त बनाते हैं, अमूर्त बनाते हैं। बच्चों के मतलब कई बार होता है थोड़ा सा स्लीप हो जाता है माइंड से, जब ही स्लीप हो जाता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम छोटे बच्चे थे, आप भी छोटे बच्चे रहे हैं, फाइट देखते थे हम, जैसे अंडरटेकर थे फाइटर में। हम सोचते थे कि ये जैसे कि फाइट करते करते मर चुका है, फिर जैसे फिर देखते थे कि ये मर के जीवित होके फिर से फाइट करने आ गया है। ऐसा थोड़े ना होता है कि कोई भी मर के वापस आ सकता है। ये बच्चों के मतलब बच्चे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, बच्चों का माइंड छोटे होते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस बारे में ऐसा ही सोचते हैं, मतलब ज़्यादा चिंतन नहीं करवाते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं, चिंतन लेवल उनका बढ़ जाता है। एक और उदाहरण है, जैसे हम बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्या लगता है कि हमें पेड़ पौधे हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये क्या मानते थे पियाजे कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे में लर्निंग आती है। सी टैट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक मानते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, क्योंकि इनके बिल्कुल अपोजिट लेव वगोस्टगी थे। उन्होंने ये मानते थे कि पहले क्या होती है, लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। अतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि कौन से मनोवैज्ञानिक मानते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर बच्चा लर्निंग सीखता है, और पहले लर्निंग सीखता है फिर डेवलपमेंट होता है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक। तो इन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जीन पियाजे मानते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है और बाद में बच्चा क्या है, लर्निंग सीखता है। लेविगोत्स्की क्या थे कि बिल्कुल इनके उल्टा सोचते थे, बिल्कुल अपोजिट थे कि पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है। और इनकी मोस्ट सी टेट लविंग डेफिनेशन है, सीधा सी टेट में वो कम से कम भी 20 बार ये डेफिनेशन आ चुकी होगी। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। एक एक ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डेफिनेशन का। सीधा क्वेश्चन कम से कम भी 20 बार आ चुका होगा सी टेट में ये क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम इसकी थ्योरी के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में उन्होंने थोड़े से कॉन्सेप्ट दिए थे, वो बहुत ज़रूरी है, इनसे भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। अनुकूलन, अडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि कहीं पे भी जाते हैं हम, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई भी गांव का आदमी है, शहर में जाता है तो है ना, वो मतलब हिंदी बोलने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं गांव की भाषा बोलूँगा तो मुझे सभी गवार समझेंगे। वो पूरा जैसे अच्छे से नहीं बोल पाता, लेकिन अपनी 100% कोशिश करता है कि वह थोड़ा सा हिंदी बोलने की कोशिश करता है। दूसरा है आत्मसातकरण, असिमुलेशन, ये भी सीटेट में सीधा पूछा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या होता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कोई भी मतलब पूर्व ज्ञान है, पहले का ज्ञान है, उसमें हम नए ज्ञान को ऐड कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। सीधे मतलब पूरा डेफिनेशन दे दी जाएगी, क्वेश्चन ही है सी टेट के बिल्कुल जो पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा किसी डॉग को देखता है कि इसकी 4 टांगें होती हैं, एक पूंछ होता है, वो बार करता है, भौंकता है, तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि इसको डॉगी कहते हैं। लेकिन फिर क्या है, कुछ दिन बाद वह वाइट कलर का डॉगी देखता है कि इसकी भी 4 टांगें हैं, एक पूंछ है और ये भी बार करता है, भौंकता है। तो अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेता है कि डॉग काले रंग के नहीं सफ़ेद रंग के भी होते हैं। दूसरी है समायोजन, अकोमोडेशन,
पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जैसे कि ये क्या था, असिमुलेशन क्या था कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, कि डोगी क्या है, काले नहीं वाइट भी होते हैं। आगे क्या है, मतलब अपने ज्ञान में क्या है, वो परिवर्तन कर लेता है, जो पहले ज्ञान सीखा है उसमें परिवर्तन चेंज करना सीख लेता है वातावरण के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, जैसे डॉगी देखा, कुछ दिन बाद कैट बिल्ली देखी उसने कि इसके भी 4 टांगे हैं, पूंछ हैं, लेकिन ये तो बार्क नहीं करते हैं, तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। अतः बच्चे ने ज्ञान में परिवर्तन किया कि जरूरी नहीं है जिसमें यह विशेषताएं हैं, 4 टांगे हैं, पूंछ हैं, मतलब अपनी अलग अलग भाषाएं निकालता है, ये विशेषताएं होंगी तो बिल्ली ही है या डॉगी है, वो कोई और जानवर भी हो सकता है, वो शेर भी हो सकता है, अन्य जानवर भी हो सकते हैं। तो अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया कि जरूरी नहीं है कि वो डॉगी 4 टांगों वाला पूंछों वाला डॉगी होता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, अलग अलग आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, और अन्य जानवर भी हो सकते हैं जिनकी 4, सभी जानवरों की टांगे कितनी होती है, 4 टांगे होती हैं। थर्ड है साम्यधारण संतुलन इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्म सात्करण और समझन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ये जो दोनों असिमुलेशन और अकोमोडेशन होती है, इनके बीच में जो मतलब संतुलन बनाता है ना, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साम्यधारण संतुलन। आप इनकी मतलब नेम को क्या है, इंग्लिश में याद करें, हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाए, इक्विलिब्रेशन। अभी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मतलब कन्फ्यूजन करने वाली हैं, इजी हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन करा जाता है सीटेट में, रेस्टेट में, इससे भी। एक होता है स्कीम, एक होता है स्कीमा। स्कीम क्या होती है, किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, पता है रोने से क्या मिलेगा, उसको दूध मिलेगा। किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके क्या होती है, स्कीम होती हैं। और स्कीमा क्या होती है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम पकड़ता है, चूसता है, एक्टिविटी करता है, बॉडी लैंग्वेज की एक्टिविटी करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। स्कीम्स क्या है, अलग अलग काम करने के तरीके। स्कीमा क्या है, शरीर के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसको कहते हैं स्कीमा कहते हैं। आगे इसकी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अवस्थाओं के बारे में आपसे फुल डिटेल में बात कर सकती हूँ। अब इसके एडवांटेज पढ़ेंगे स्टेजेस की। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी सेंसोरी ऑर्गन के द्वारा बच्चा सीखता है। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, इसकी एज क्या है, 0 से 2 वर्ष। जैसे इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ आदि के द्वारा, इनके द्वारा सीखा जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी ऑर्गन के द्वारा सीखता है बच्चा। इसकी मुख्य बातें क्या है, इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है इसमें, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे मोबाइल, बच्चों को आप मोबाइल दे दो, थोड़ी देर बाद छुपा के रख दो, बच्चा मतलब आप अपने घरों में भी देखते होंगे आजकल, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो रखी है। बच्चों को आप मोबाइल दीजिए, छुपा दीजिए थोड़ी देर के लिए, बच्चा अपने आप ढूंढ लाएगा। बच्चे को किसी मतलब बाइक की, गाड़ी की चाबी दे दीजिए, आप बच्चा छुपा देगा, हम सारे घर में ढूंढ लेंगे लेकिन नहीं मिलेगी। बच्चा चाहे 2 दिन के बाद पूछ लो बच्चे से, आप वो ढूंढ के निकाल के आपको दे देगा चाबी। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। उसमें इतना मतलब देख तो लेगा उन चीज़ों को, समझ पाएगा, लेकिन उसमें क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसमें जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बच्चा गिर गया, उदाहरण के लिए आप लोगों के घरों में भी जैसे कि बच्चे गिर जाते हैं, हम जैसे ज़मीन पे गिर गया बच्चा, हम ज़मीन को पीटते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो बच्चे को थोड़े ना पता है कि ज़मीन से लगी है या नहीं लगी है। तो बच्चे में क्या होता है, जीववाद, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड है एम केंद्रित। इसके एडवांटेज हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। एग्जाम्पल, जब बच्चे को जो आइसक्रीम पसंद है, सोचता है कि सबको भी वही पसंद होगी। बच्चे को अगर चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है तो ये सोचेगा कि मम्मी पापा को, घर में जो भी फैमिली मेम्बर, उनको सभी को चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद होनी चाहिए, वो भी मेरे साथ यही खाएं।
सेकंड थर्ड है अपलटावे इज इरिजेबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा जैसे 4+6 = 10 होता है, लेकिन यही अगर संख्या को पलट दिया जाए 6+4 = बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। हमें तो जैसे पता है 4+6 क्या होता है, 10 होता है, लेकिन बच्चा क्या, जैसे संख्या को पलट देंगे तो इस एज में बच्चा क्या है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि आजकल कर देते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा थोड़ा सा समस्या आएगी, बच्चे को नहीं कर पाएगा। आगे है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की भी कमी इस अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे को 500 रुपये का नोट दे दो और ढेर सारे साथ में क्या है, सिक्के दे दो। बच्चा क्या है, सिक्के लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है इसकी मतलब कागज के नोट की वैल्यू ज़्यादा। हमें तो पता है, उसको पता है कि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दूरी एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो रोते हैं, परंतु बच्चे आते टाइम खुश होके आते हैं, हालांकि डिस्टेंस तो सेम ही है स्कूल का। ऐसे ही भार वेट का हाइट का होता है। 5 है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, जैसे बच्चे को फ़ोन दे दो, बच्चों को कोई मतलब नहीं है, इसमें अकाउंट्स भी होते हैं, इसमें डिटेल्स भी होते हैं, इसे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बच्चे को सिर्फ पता है कि हम इससे गेम खेल सकते हैं। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे नाम से ही पता चला था, मूर्त क्या होती है, जिन वस्तु को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, मूर्त, जो हमारी आंखों के सामने होती है। इसकी एज क्या है, 7 से 11। कई बार है ना कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ही जैसे शब्द से ही पता चल जाता है कि ये क्या है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चिंतन शुरू हो जाता है इस स्टेज में, परंतु परिपक्वता नहीं आती है, मैच्योरिटी नहीं आती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। मूर्त कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, मतलब बच्चा मूर्त कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है, जो सामने रखी चीज़ें उनके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है। विशेषता कैसे, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, ये इन चीज़ों के बारे में बच्चे को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन 2 से 7 वर्ष की एज में, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 7 से 11 वर्ष की स्टेज में आता है, तो बच्चा जीववाद का भी, एनिमिज्म के बारे में पता चल जाता है कि जैसे हम बच्चा गिर गया था, ज़मीन को पीटा कि चोट लगी, हमने इसको भी मारा। लेकिन इस एज में क्या बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरे गिरने से चोट लगी है और ज़मीन क्या है, सजीव नहीं है। मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का भी गुण आ जाता है। पता चल जाता है बच्चे को कि 500 रुपये की नोट की कीमत ज़्यादा है कागज़ के नोट की, सिक्कों की बजाय। इसमें क्या है, आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, आपने तो पढ़ा ही होगा जो भी सीटेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी। इंडक्टिव क्या होती है, जिसमें पहले उदाहरण दे दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। इसमें बच्चा क्या है, उदाहरण होंगे, बच्चा नियम बनाने की तरफ जाता है, तर्क करने की तरफ जाता है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लग जाता है। जैसे कि छोटी क्लास में बच्चे होते हैं, बच्चे को क्वेश्चन किया जाता है, उसके बारे में बच्चा क्या तर्क करने लग जाता है। जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चे को घर पे भी, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो पेड़ के बारे में, पेड़ हमारे लिए ज़रूरी क्या है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा आंसर देगा कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अतः आगमनात्मक तर्कना या इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे में आ जाती है, बच्चा उदाहरण के तौर पर तर्क करना शुरू कर देता है। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष इसकी एज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे मतलब मेन क्या है, यही अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, बच्चा जो आंखों के सामने जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए बच्चों को हम किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे में स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को स्कूल में ले जाके ही बताया जाए कि स्कूल में क्या क्या होता है, उसको पहले से ही पता है, अमूर्त चिंतन वो कर सकता है, कॉन्सेप्ट बना सकता है कि स्कूल में क्या क्या होता है, क्योंकि उसको पता है स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाती है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, बच्चा क्रम के अकॉर्डिंग सीखना शुरू कर देता है। इसमें निगमनात्मक तर्कना आ जाती है, जैसे कि
उसमें क्या था, आगमनात्मक तर्कना, उदाहरण के आधार पर तर्क कर लेता था बच्चा। इसमें क्या है, जैसे नियम होते हैं उसके ऊपर भी तर्क कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग। बच्चे को नियम बता दो, उदाहरण के तौर पर वह अपना तर्क देना शुरू कर देता है। इनके सिद्धांत की आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों में कर्म को अपरिवर्तनशील बताया कि एक स्टेज में जो गुण आए हैं वो मतलब दूसरी स्टेज में आके नहीं आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, दूसरी स्टेज में से जाने से पहले ही बच्चा परिपक्व होना शुरू कर देता है। आजकल के बच्चे तो इसका बिल्कुल आलोचना के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। जो मतलब सेकंड स्टेज की जो एडवांटेज है बच्चे में, वो फर्स्ट में ही आ जाती हैं। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से भी अधिक सीख सकता है। और इन्हीं के उस पे स्टीफन क्रेसन की एक थ्योरी है। इन्होंने बताया कि बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक सिखाना है तो उसे बोधात्मक विकास के अकॉर्डिंग, मतलब अधिक एज से ज़्यादा बच्चे को दिया जाए तो धीरे धीरे करके बच्चे का बोधात्मक विकास होना शुरू हो जाता है।